नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे भारत की आत्मा से जुड़ा है। इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि ग्रामीण भारत में जमीन महज एक प्रॉपर्टी या संपत्ति नहीं है, बल्कि यह वहाँ की संस्कृति, वर्ग और सत्ता को तय करने वाला सबसे बड़ा पैमाना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 69% यानी 69%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 69% आबादी गांवों में बसती है और इनका जीवन पूरी तरह से खेतीबाड़ी या उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी का सीधा नाता जमीन से हो तो ये मुद्दा कितना अहम हो जाता है ना? आज की इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे। पहला, ग्रामीण जीवन और कृषि। दूसरा, व्यवसायों की विविधता। तीसरा, कृषक संरचना और वर्ग। चौथा, जाति और भूमि स्वामित्व। पांचवा, आज़ादी के बाद के भूमि सुधार। और छठा, हरित क्रांति का प्रभाव। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले हिस्से की, ग्रामीण जीवन और कृषि, और उनका आपस में क्या सांस्कृतिक जुड़ाव है। देखिए, गांवों में खेती सिर्फ अनाज उगाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये वहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका है। हमारी पूरी संस्कृति और हमारे त्योहार खेती के चक्र से गहराई से जुड़े हैं। चाहे वो तमिलनाडु का पोंगल हो, असम का बिहू, पंजाब की बैसाखी हो या फिर कर्नाटक का उगाड़ी, ये सभी त्योहार फसल कटाई के समय ही क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि यही तो हमारी कृषि पृष्ठभूमि का सीधा सांस्कृतिक अक्स है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पे, ग्रामीण व्यवसायों की विविधता, यानी गांव में खेती के अलावा और क्या-क्या होता है। अक्सर हमें लगता है कि गांव का मतलब सिर्फ किसान होता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो एक गांव अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम होता था। कुम्हार, बढ़ई, जुलाहे, लोहार, सुनार और यहाँ तक कि कहानी सुनाने वाले ज्योतिषी और पुजारी, ये सभी लोग मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते थे। हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली हैं। औपनिवेशिक काल के बाद से, जब से मशीनों से बना सामान बाजार में आया है, इन पारंपरिक कारीगरों की मांग तेजी से घटी है। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज की ग्रामीण आबादी अब खेती से हटकर सरकारी नौकरी, कारखानों या सेना में काम करने जैसे विकल्पों की तरफ मजबूरी में रुख कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, कृषक संरचना और वर्ग। यहीं से जमीन का असली खेल शुरू होता है। अब जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर किसी को लगता है कि गांव में हर इंसान के पास अपने खेत हैं, तो सच्चाई कुछ और ही है। कुछ क्षेत्रों में तो हालत यह है कि 40 से 50% परिवारों के पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, जीरो। यानी गांव की आधी आबादी पूरी तरह से दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा करने को मजबूर है। इस व्यवस्था की जमीनी हकीकत बहुत ही कठोर है। बेरोजगार दिहाड़ी मजदूरों को अक्सर तय न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पाती। जो पट्टेदार किसान दूसरों की जमीन किराए पर लेकर खेती करते हैं, उन्हें अपनी उपज का 50 से 75% हिस्सा सिर्फ लगान के रूप में मालिक को देना पड़ जाता है। और एक और कड़वा सच, हमारी पितृसत्तात्मक सोच के कारण महिलाओं को तो जमीन के मालिकाना हक से लगभग पूरी तरह बाहर ही रखा गया है। और यहीं से हम प्रवेश करते हैं अपने चौथे हिस्से में, जाति और भूमि स्वामित्व। इस वर्ग व्यवस्था को हम जाति के बिना नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र में एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है, प्रबल जाति यानी डोमिनेंट कास्ट, जिसे एम.एन. श्रीनिवास ने समझाया था। अक्सर हमें लगता है कि गांव में सबसे ज्यादा पावर सिर्फ ब्राह्मणों के पास होती है, लेकिन असल में कई इलाकों में सबसे ताकतवर जमींदार शूद्र या क्षत्रिय वर्ण के वे समूह होते हैं जिनकी आबादी ज्यादा है और जिनका जमीन पर कब्जा है। इसे उदाहरण से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जाट और राजपूत, कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत, या पंजाब में जाट सिख, ये सभी प्रबल जातियों के सटीक उदाहरण हैं। इनका संसाधनों पर भारी नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ निचली जातियों को ऐतिहासिक रूप से जमीन रखने का अधिकार ही नहीं दिया गया और उन्हें सदियों तक बेगार यानी बिना पैसे की बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर किया गया। अब आते हैं पांचवें हिस्से पर, आज़ादी के बाद के भूमि सुधार। इतनी गहरी असमानता को देखने के बाद सरकार ने क्या किया, आइए समझते हैं। सुधारों को समझने से पहले जरा अंग्रेजों के समय की दो मुख्य व्यवस्थाओं को देखिए। पहली थी जमींदारी व्यवस्था, जिसमें बिचौलिए किसानों का जमकर शोषण करते थे। इससे उत्पादन गिरा और भयानक अकाल पड़े।
दूसरी तरफ थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, जहां किसानों का सीधा संपर्क सरकार से था और टैक्स थोड़ा कम था, इसलिए वहां खेती की हालत थोड़ी बेहतर थी। इसी सिस्टम को सुधारने के लिए आज़ाद भारत की सरकार ने 1950 से 1970 के बीच 3 बड़े कदम उठाए। पहला, जमींदारी और बिचौलियों को खत्म करना। दूसरा, पट्टेदारों के लगान को कंट्रोल करना। और तीसरा, सबसे बड़ा कदम था हदबंदी या लैंड सीलिंग, यानी एक परिवार कितनी अधिकतम जमीन रख सकता है, इसकी लिमिट तय करना। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। कानून तो बन गए, लेकिन क्या इतने सख्त कानूनों के बावजूद ताकतवर जमींदारों ने अपनी हजारों एकड़ जमीनें आसानी से छोड़ दी होंगी? आपको क्या लगता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया जिसे कहते हैं बेनामी हस्तांतरण। अपनी जमीन को सीलिंग लिमिट से बचाने के लिए इन अमीर किसानों ने अपनी जमीनें अपने दूर के रिश्तेदारों, नौकरों और यहाँ तक के कागजों पर अपनी पत्नियों को फर्जी तलाक देकर उनके नाम पर कर दी। जमीन पर कब्जा उन्हीं का रहा, बस कागजों पर नाम बदल गए। अब हम आते हैं इस चर्चा के आखिरी और छठे हिस्से पर, हरित क्रांति का प्रभाव। भूमि सुधारों के बाद ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था। 1960 के दशक से पहले तक हमारे गांव में खेती कुछ ऐसी ही दिखती थी, पूरी तरह से इंसानी पसीने और बैलों की मेहनत पर निर्भर। ये हमारा पारंपरिक तरीका था। लेकिन फिर हरित क्रांति का दौर आया और नज़ारा कुछ ऐसा बदल गया। खेतों में ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों की गूंज सुनाई देने लगी। ये तकनीकी बदलाव बहुत तेज और नाटकीय था। हालांकि इस हरित क्रांति की एक बहुत बड़ी शर्त थी। इसमें इस्तेमाल होने वाले उच्च उपज वाले बीजों को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत थी। इसीलिए ये क्रांति सिर्फ पंजाब, पश्चिमी यूपी और तटीय आंध्र प्रदेश जैसे उन खास इलाकों में ही कामयाब हो पाई जहां सिंचाई की अच्छी सुविधा थी। इसने वहां आर्थिक ढांचा तेजी से बदला और आजाद दिहाड़ी मजदूरों के एक बिल्कुल नए वर्ग को जन्म दिया। तो आज के इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। इन सभी कानूनों, भूमि सुधारों और ट्रैक्टर्स के आने के बाद क्या वास्तव में हमारे ग्रामीण समाज से वो पुरानी असमानता खत्म हो गई, या फिर हमने सिर्फ एक सदियों पुरानी गहरी सत्ता संरचना को मशीनों का नया रूप दे दिया है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।